नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 23 जून पटना में जमावड़ा, 17-18 अगस्त बेंगलुरु में और उसके बाद अगस्त 31 और 1 सितंबर मुंबई में। अगली बैठक दिल्ली में जब भी होगी तब हम भी और आप भी सब उसके गवाह होंगे। लेकिन 3 बैठक होते होते इतने अंतर विरोध, इतने मतभेद और जो ये एजेंडा लेकर के चले थे मोदी विरोधी, उस एजेंडे से तो खुद ही भटक करके बहुत दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। संयोजक तय नहीं, लोगो तय नहीं, सीट शेयरिंग पता नहीं, कमेटी वमेटी तो बन गई थी पर कोई चर्चा तो हो नहीं रहा, बल्कि गलत कारणों से इनके घटक दल के लोग सुर्खियों में हैं और मीडिया को भी मौके मिल रहे हैं कि उन पर बैठ करके गर्मा गर्म बहस की जाए, क्योंकि मीडिया को भी सूट करता है कि धर्म, जाति पाति इन सब पर जो है कोई भड़काऊ बयान दे और उसके बाद फिर उनकी रोजी रोटी का इंतजाम होता है। सवाल ये है कि ये जो दक्षिण में बैठ कर के एक बयानबाजी हुई सनातन धर्म को लेकर के, उसके उन्मूलन को लेकर के, उसके बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हमेशा की तरह, और जो ऐसी पार्टियां हैं जिनका जनाधार हिंदुओं में भी है, सनातन धर्मियों में भी है और इन्हीं के गठबंधन सहयोगी हैं जिनकी मैंने चर्चा की है 3 शहरों की बैठक की, उनके पेट का तो पानी ढीला हुआ पड़ा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, कांग्रेस को भी कुछ प्रदेशों में सनातन धर्मियों का या हिंदुओं का वोट मिलता ही है, पंडित नेहरू के नाम पर या कुछ भी समझ लीजिए, पर वोट तो मिलता है। तो सवाल ये है कि ये किस दिशा में जा रहे हैं। नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता रवाना होने से पहले जो मंत्रिपरिषद की बैठक ली, उसकी हेडलाइन में आज सुबह देख रहा था, आप भी एक नज़र मार लीजिए, और इसमें हेडलाइन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से कहा गया है कि विपक्ष को सनातन धर्म नष्ट करने पर नहीं, भारत नाम पर आपत्ति है। तो सवाल ये भी उठता है कि प्रधानमंत्री इनको सांस क्यों नहीं लेने दे रहे हैं और ये गलत कारणों से गलत मुद्दों पर चर्चा का विषय क्यों बने हुए हैं। दोनों विषयों पर, कुछ और विषयों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश चंद्र मिश्रा जी जुड़ गए हैं लखनऊ से, उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार ओंकार जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सतीश जी, जो मैंने हेडलाइन की चर्चा की, प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा कि इनका बहुत कड़ाई से जवाब देने की जरूरत है, किसी तरह की मतलब पिछले बैकफुट पे जाने की जरूरत नहीं है, और जो सनातन धर्म को नष्ट करने की बात कर रहे हैं इनका प्रतिवाद किया जाए, प्रतिकार किया जाए ठीक तरीके से। क्या कहेंगे? नहीं, वो स्वाभाविक है। देखिए, राजनीतिक से अलग हट के करें तो भाजपा की जड़ें जो है, भाजपा को अब भारतीय राजनीति में सनातन धर्म का एक झंडा बरदार कह सकते हैं, राजनीतिक झंडा बरदार, ये सबसे बड़ा समर्थक। तो और ये जो विपक्षी हैं, इन्होंने देखिए जो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, उसमें केवल सनातन धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, इनका कोई वैचारिक विरोध नहीं है। इनकी जो रणनीति है कि इसके आधार पर जातियों में बांट देना, जातियों में तोड़ देना। तो ये सनातन धर्म को गाली क्यों दे रहे हैं? गाली ये किसके लिए दे रहे हैं? यदि तो स्पष्ट करें। ये दलित तो पिछड़े और अति पिछड़े दुनिया भर की जो जातिगत जनगणना की बात हो रही है, ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत कि सिर्फ वोटों की लड़ाई में इस समाज को, इस देश को बांट दिया जाए, जातियों में बांट दिया जाए। वो और ये अभी बताऊंगा ओंकार जी कि ये खेल हो चुका है पहले। तो उस आधार पर प्रधानमंत्री ने जो कहा वो इसलिए कहा
कि उनको मालूम है कि ये राजनीतिक लड़ाई तो बाद में होगी, ये देश का बहुत बड़ा नुकसान करेगी, समाज का बहुत बड़ा नुकसान करेगी, जो बड़ी मुश्किल से आजादी मिलने के बाद समझिए 60-70 सालों में हम इस मुकाम पर पहुंचे कि देखिए जाति विभाजन तो है समाज में, लेकिन अब वो बहुत निम्न स्तर पे है, बहुत इसको आप एकदम न्यूनतम स्तर पर कह सकते हैं। उसका एक उदाहरण दर्शक जान लें कि आज हम जब होटल में अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो होटल में हम जहाँ चाय पीते हैं या जिस होटल में खाना खाते हैं या जिससे सब्जी खरीदते हैं या कुछ अन्य सामान खरीदते हैं, तो क्या हम उससे पूछते हैं तुम्हारी जाति क्या है? कोई सवाल ही नहीं पैदा, मतलब ये कहीं आदमी के मस्तिष्क में भी नहीं आता कि कौन आदमी है जिससे हम इस सामान खरीद रहे हैं या जिसके ठेले पे खड़े होकर हम खा रहे हैं, इसकी चाट खा रहे हैं या कोई अन्य सामान ले रहे हैं, या हलवाई की दुकान पर उसके यहाँ मिठाई कौन बना रहा है, ये कोई जाके पूछता है क्या? तो इतना तो हम आगे आ गए हैं कि जात जो सबसे ज्यादा जुड़ी हुई थी कि इसका छुआ नहीं खाएंगे, इसका छुआ नहीं पिएंगे, इसको छुएंगे नहीं, ये आज से 100-150 साल पहले थी, अंग्रेजों के समय तक चली। लेकिन अब वो सारे बंधन टूट गए और इसी की वजह से आप दफ्तर में काम करने कहीं जाते हैं तो दफ्तर में नहीं कहते कि हमारे साथ कौन कर रहा है या हमारे यहाँ प्यून किस जात का है, इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन अब ये अपने राजनीतिक स्वार्थ के तहत ये नाम तो उसको राजनीतिक दे रहे हैं या बड़ा वैचारिक बता रहे हैं, लेकिन एकमात्र उद्देश्य इनका है कि जातिगत आधार पर समाज को विभाजित कर दो, इस देश को विभाजित कर दो। और ये क्योंकि एक बार ये फार्मूला सफल हुआ है ओमकार जी, हमारे उत्तर प्रदेश में ही सफल हुआ है। इसी तरह की आक्रामक नारेबाजी या भड़काऊ नारेबाजी के लीजिए, आक्रामक भी मत कहिए उसको, कि सीधे सीधे वो तिलक तराजू, तलवार, जूते मारो चार, इस तरह के अन्य और ज्यादा आपत्तिजनक नारे जो थे, सीधे सीधे भगवान राम की खिल्ली यही सपा और बसपा उड़ाते थे कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। इनको भगवान राम को भी गाली देने में शर्म नहीं आ रही थी। उस समय वो सफल हुआ, लेकिन उसका कितना भयानक परिणाम हुआ ये भी इसी उत्तर प्रदेश ने देखा था कि एक तो वो सपा और बसपा जो सबसे बड़े ठेकेदार बने थे जाति विरोध के और इस सनातन धर्म कह लीजिए या वर्ण व्यवस्था के, वो 1.5 साल में ही उनमें किस कदर कलह हुई, किस कदर अंतर कलह हुई कि मायावती की हत्या होते होते बची। मायावती आज भी उसको याद करती है। तो वो जो मुलायम सिंह सबसे बड़े ठेकेदार बने थे दलितों के हितों के और दलितों के हितों की रक्षा करने के, वही मुलायम सिंह मायावती के खून के प्यासे हो गए थे। तो 1.5 साल ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाए क्योंकि इनका कोई वैचारिक लेने ही देना नहीं है। ये उस समय इन्होंने लोगों को जाति आधार पर भड़काकर अपना उल्लू सीधा किया था, लेकिन जब सत्ता मिल गई तो सत्ता के बंदर बांट में ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो ये इनका है। तो नरेंद्र मोदी उस स्थिति से बचाने के लिए उन्होंने कोई सनातन धर्म या कोई केवल धार्मिक आधार पर उन्होंने नहीं आदेश दिया है कि आप लोग इसका विरोध करिए या इनका प्रतिवाद करिए। उनको मालूम है कि इसकी बाद में इसकी ये जड़ें जो है ये तो करेंगे अपने राजनीतिक हित के लिए, लेकिन समाज में कड़वाहट बड़े नीचे तक पहुंच जाएगी, फिर उससे पार पाना बड़ा मुश्किल होगा, जिससे हजारों साल में हम अगर मुक्ति पाए हैं ये फिर हमको वहीं ढकेले दे रहे हैं। लेकिन सतीश जी 2014 का उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, उसके नतीजे 2017 का, फिर 2019 का, फिर 2022 का, ये 4 चुनाव क्या इस बात की तस्दीक नहीं करते हैं कि अब उत्तर प्रदेश तो कम से कम जात पात धर्म आधारित राजनीति से बहुत आगे निकल गया है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसका मैं कारण भी अक्सर कई डिबेट में मैं कह चुका हूं कि देखिए कहावत है जो यहाँ आपस में लोग बात करते हैं, ये कहे कि आपसे बड़ा बाप नहीं होता अपने लिए, कि आदमी का निजी स्वार्थ और खासकर जो गरीब आदमी है जिसको रोटी 2 टाइम की मिलना मुश्किल है और वो इनके जाति के चक्कर में फंसा रहा। जब बसपा का आज की तारीख में क्या हाल है, बसपा का एक विधायक है, जरा कल्पना करिए, जो पार्टी 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में आई थी, आज उसका एक विधायक है 403 में से। क्यों है? तो ऐसा नहीं है कि कोई जो उनका वोट बैंक था वो उसका कोई बड़ा हृदय परिवर्तन हो गया, हृदय नहीं परिवर्तन हो गया, उसने सच्चाई देखी जमीनी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए तो एक उम्मीद थी उन लोगों को कि हमारा कुछ भला होगा, और वो भला जबरदस्त तरीके से हुआ। ओंकार जी, जो शौचालय वाला कार्यक्रम है नरेंद्र मोदी का, वो किसके लिए है? सबसे निचले तबके के लिए, सबसे निचले तबके के लिए, और उन्हीं को झेलना पड़ता था। और केवल इतना ही नहीं, जो लोग कहते हैं कि शौचालय के लिए उनको चल के जाना पड़ता, शौचालय के लिए जब वो चल के जाती थी तो उनके साथ बड़ी जघन्य घटनाएं होती थी, और खासकर
जो सबसे निचला वर्ग था, जो सबसे निचला वर्ग था, जिसको आप दलित भी कह सकते हैं, तो उनको उससे मुक्ति दी। और नरेंद्र मोदी ने वो प्रतीकात्मक नहीं किया, 12-13 करोड़ शौचालय, तो इनकी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन उनके समझ में आ रहा है जो निचले स्तर पे है। 3 करोड़ अगर घर बने हैं, तो वो 3 करोड़ घर हम लोगों के लिए तो कोई माने नहीं ना उसके, वो उन्हीं लोगों को बने जिनके सर पर छत नहीं थी, पानी बरसात धूप वो झेलते थे। तो वो इस तरह के जो जनधन कार्यक्रम की आप बात करते हैं, तो जनधन का भी मैं बताता हूँ कि उसका क्या फायदा मिला उस निचले तबके को। तो वो उस तबके ने महसूस किया 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद कि ये आदमी तो हमारा जीवन बदल रहा, जो हजारों साल से नहीं बदला था। वो जो काम वो कर रहे थे वही करते चले आ रहे थे। और जो जनधन वाली बात है, तो अक्सर पहले खिल्ली उड़ाई थी लोगों ने कि ये बैंक खाते खुलवा देने से क्या होगा जब पैसा नहीं है पास में। उसमें ओंकार जी, जिसपे कभी ये लोग उस तथ्य पे बात नहीं करते कि और किसी ने नहीं, यही राहुल गांधी के पिताश्री, उन्होंने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे पहुंचता, 85 पैसे इधर उधर हो जाता है, सीधे सीधे दलाल खा जाते हैं उसको। और उस व्यवस्था में कोई परिवर्तन आया, ऐसा तो कहीं कभी सुनने में आया नहीं था 2014 तक। नरेंद्र मोदी ने जनधन खाते खुलवाए, और अब जो डिजिटल ट्रांसफर, ये सब्सिडी वाला जो है, जो कल्याणकारी योजनाओं में जो सरकार, एक तरह से सरकार की सब्सिडी जाती है, तो अब वो नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिन पहले वो आंकड़ा बताया है कि 28-29 लाख करोड़ रुपए, और उसमें से एक भी पैसा लीकेज नहीं है, क्योंकि वो सीधे उस जनधन खातों में ट्रांसफर हुआ है। तो ये जो एयर कंडीशन कमरों में बैठ के, चाहे वो पत्रकार हो और चाहे वो नेता हो, ये भले कहते हो कि जनधन खाते से क्या हो जाता है, लेकिन वो जो गरीब आदमी था जिसके हिस्से का 85 पैसा ये दलाल खा जाते थे, चाहे वो सरकारी दलाल हो, राजनीतिक दलाल हो, तो उनको उससे मुक्ति मिली, और बिना किसी से लड़े उनको मुक्ति मिली। उनके हिस्से में अगर 1 रुपया था, तो उनको 1 रुपया मिलने लगा। तो वो आजादी के बाद उनको 67 साल बाद ये सुख मिला कि हमारे हिस्से का जो पैसा है वो मुझको मिला, और उससे उनका जीवन बदला, घर मिला। ये जो उज्ज्वला योजना है गैस वाली, वो किसके लिए? गरीब आदमी के लिए। तो ये जो मैंने कहा ना कि आपसे बड़ा बाप नहीं होता, तो वो जो उत्तर प्रदेश में जो जाति के सीमाएं बंधन टूटे, उसका एकमात्र कारण यह है कि उन्होंने देखा कि जो हमारे जात के ठेकेदार थे, उन्होंने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया। जब बसपा आई सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सत्ता में 93, और 93 से 2014, जिसमें 2007 से 12 का पूर्ण बहुमत की सरकार का कार्यकाल भी है, तो वही हालत थी। उन्होंने कभी किस पे ध्यान नहीं दिया। और 2014 से नरेंद्र मोदी जो बदल रहे हैं जीवन उनका, तो उनको लाभ मिल रहा, उनको लाभ ही मिल रहा। और उस एक और तथ्य है जिसपे बात नहीं करते, जब ये बेरोजगारी की बात करते हैं, कि वो जो मुद्रा योजना है ओंकार जी, वो आज की तारीख में करीब करीब 40 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। 40 लाख करोड़ रुपए, जो जिसके जरिए वो स्वरोजगार करके कमाई कर रहे हैं। और वो योजना बहुत सफल है, क्योंकि उसका एक पैरामीटर मैंने जो अपना खोजा, कि मैं ढूंढा मैंने, तो उसमें आया कि करीब 3-3.5% एनपीए है उस लोन का, जबकि सामान्य एवरेज जो है 5-5.5% का होता है एनपीए का। तो यानी जो 40 लाख करोड़ रुपए बांटा नरेंद्र मोदी ने, उससे वो गरीब आदमी कमा रहा है, और कमा के सरकार को वापस कर रहा है। एनपीए 3% होने का मतलब है कि योजना प्रचंड रूप से सफल हुई है। तो ये वो सब चीजें जमीन पर आदमी के जीवन को बदल रही है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो। उनमें भी 70% तो महिलाओं को दिया गया है। महिलाओं को दिया गया। ये उसमें एक और सबसे खास बात है। तो ये बैठ के बयानबाजी करते हैं, टेलीविजन पे करते हैं, अखबार में विज्ञप्ति भिजवाते हैं, लेकिन वो जमीनी हकीकत है वो कुछ और है, वो कुछ और है। और जो आदमी सुख भोग रहा है, जिसने उस 2014 से पहले उस नरक को भोगा है, तो वो कैसे इनकी बात सुन लेगा? ये जब कुछ कहते हैं तो ये अपने लिए और कबर खोदते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये तो दुश्मन आदमी, क्योंकि इनका चेहरे भी, ये कोई नए लोग नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, चाहे वो दिल्ली में राहुल गांधी हो, या बिहार में नीतीश कुमार हो, ये चेहरे तो सब 25-25, 30 साल पुराने हैं। तो ये जो जनता है, ये इन चेहरों को पहचानती कि जब इनके हाथ में सरकार थी तो इन्होंने क्या किया था। तो नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल जमीन पे उतर के काम किया, इनसे लड़े नहीं। अब उनको मालूम है कि ये एक ऐसा है ये मुद्दा जिसपे ये फिर लोगों को, समाज को तोड़ेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि जाओ इनका विरोध करो, और इनकी इस बात को, इसका जमकर जवाब दीजिए। वो ठीक किया उन्होंने। और सतीश जी, ये जो
घबराहट दिखाई दे रही है शिवसेना यूबीटी में, उद्धव ठाकरे वाली में, और कांग्रेस में ममता बनर्जी ने खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि हम तो सब धर्मों का, सब जातियों का सम्मान करते हैं। केजरीवाल की पार्टी का भी जवाब बयान आ गया। कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने कहा कि ये ए राजा वगैरह जो भी कुछ कह रहे हैं, हम बिल्कुल इससे सहमत नहीं हैं। ये घबराहट की वजह ये है कि एक बड़ा रिएक्शन देखने को मिल रहा है स्टालिन के बेटे के बयान के बाद से, और लोगों में काफी नाराजगी है। नहीं मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। ये घबराहट नहीं है इनकी, ये इनकी सोची समझी रणनीति है। और ये दो मुहा सांप जिसे आप कहते हैं वो है कि एक तरफ अपना वो जो राहुल गांधी जनेऊ पहन के कोर्ट के ऊपर घूम रहा था कि मैं दत्तात्रेय ब्राह्मण और कश्मीरी पंडित और जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, तो वो जो उस अपने उस भेष से लोगों को जो लुभाने भरवाने के लिए वो काम कर रहे थे, तो वो काम भी हमारा चलता रहे। और प्लस इस समाज को जाति में तोड़ने का धंधा इन्होंने ठेका उनको दे दिया है कि ये तुम लोग ये काम करो, तो दोनों तरफ से ये दोनों हाथों से लड्डू खाना चाहते हैं। तो ये घबराहट नहीं, इनकी सोची समझी रणनीति के तहत ये काम कर रहे हैं। इसमें घबराहट को मैं नहीं देख रहा। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं ताकि इनका वो वोट बैंक भी ना जाए, तो ये नाटक करते हैं ना, इसलिए ये खंडन क्यों कर रहे हो? अगर तुमको बड़ा बुरा लगा तो कह दो तुम हमारे गठबंधन में आज से नहीं हो, या तो माफी मांगो। ये भाषा कोई नहीं बोल रहा, ये भाषा कोई नहीं बोल रहा। ये हाँ ने हम इसकी निंदा करते हो, हाँ है तुम्हारे साथ। ये वही नाटक है ओंकार जी, जैसे वह कहते हैं कि हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, लेकिन ये मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करते हैं। ये फुरफुरा शरीफ के साथ बंगाल में गठबंधन करते हैं, आसाम में बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन करते हैं, लेकिन दुनिया हिंदुस्तान को दिखाने के लिए बाकी देश को कि नहीं देखिए हम क्योंकि सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं इसलिए हम ओवैसी का विरोध करते हैं। अरे ओवैसी की तो हैसियत तेलंगाना में भी कुछ नहीं है। वो एक हैदराबाद एक शहर का नेता है वो। और ये जो पूरे प्रदेश में सांप्रदायिकता फैलाते, चाहे वो बदरुद्दीन अजमल हो, चाहे मुस्लिम लीग केरल में हो, और वो फुरफुरा शरीफ बंगाल में, उनके साथ तुमको कोई समस्या नहीं होती है। तो ये कांग्रेस दो मुहे सांप का चरित्र है कांग्रेस का। और अपनी उस दो मुही जहरीली राजनीति से ये डसने की है कि इधर ये भी करते रहो और दूसरी तरफ वो भी करते रहो, ताकि हमारे दोनों हाथ में लड्डू रहे। लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं आएगा, इनके दोनों हाथ खाली होंगे। बहुत सही बात आपने कही है। दूसरे में ये जानना चाहता हूं कि सीट शेयरिंग को लेकर के मीटिंगें करने के बजाय हम देख रहे हैं कि इनके तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ता ये इंडिया बनाम भारत की लड़ाई में उलझ करके रह गए हैं। राष्ट्रपति ने एक निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्या लिख दिया, उसी में इनकी जो है बहसबाजी शुरू हो गई। जबकि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा थी उसका नाम भी इन्होंने भारत ही रखा हुआ था, इंडिया तो नहीं रखा था। फिर अब अगर सरकार भारत को लेकर के, भारत नाम को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है तो इसमें इनको क्या परेशानी है? नहीं, इनका भारत से कोई लेना देना ही नहीं, इनका भारत से कोई लेना देना नहीं, ना ही इनका भारतीयता से कोई लेना देना है, ना इनका भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना है। उसका कारण समझिए कि कांग्रेस जो है वो चाहे नेहरू का व्यक्तिगत जीवन आप देख लीजिए या उनसे जुड़े जो राजनीतिक विवाद भी हैं, उनमें बहुत स्पष्ट नजर आता कि नेहरू की प्राथमिकता वो माउंट बेटन था बजाय उस समय के जो 35 करोड़ भारतीय। तो वो बहुत लंबे किस्से हैं, तो वो सब जानते हैं। नेहरू की खुद की जीवन शैली पूरी पाश्चात्य जीवन शैली थी। उसी और उस आदमी ने खुलकर कहा था कि मैं तो एक्सीडेंटल हिंदू हूं। जो आदमी अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कह रहा था एक हिंदू बाहुल्य राज्य में, तो समझिए उसकी क्या मानसिकता थी। और अब तो वो और ज्यादा करेला नींद चढ़ा हो गया कि अब तो सोनिया गांधी एकमात्र जो उस परिवार से है, या जो कांग्रेस परिवार में कह लीजिए, वो इटली से है। उसका ये बहुत स्वाभाविक है ओंकार जी कि वो लगाव हो ही नहीं सकता भारत से या भारतीय संस्कृति से, भारत की जड़ों से कुछ लेने देना नहीं, उसको ज्ञान ही नहीं है। और उसको वो अपने जीवन से बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी है कि एक 1968 में उसकी शादी हुई और उसने भारत की नागरिकता ली 1983 में। 15 साल लग गए। कोई सामान्य नागरिक नहीं थी वो, कोई जैसे वो पाकिस्तान से भाग के सीमा आ गई है, यहाँ से भाग के अंजू चली गई है, तो वो इस तरह से नहीं आई थी कि सीमा को भारत की नागरिकता लेने में बड़ी कठिनाई हो रही है।
भारत की प्रधानमंत्री की बहू थी वो, कायदे से तीसरे दिन उसकी नागरिकता हो जाती, लेकिन उसने 1983 तक नागरिकता नहीं ली। क्यों? क्योंकि भारत से उसका कोई लेना देना ही नहीं था, वो एक एजेंडे के तहत थी। वो उस पर भी हम लोग बात करते हैं कि उससे दो दो किस्से उसके बड़े मशहूर हैं कि 1971 का जो इंडिया पाकिस्तान वार था, उसमें वो राजीव गांधी को लेकर अपने साथ इटली चली गई थी। क्यों? कि भारत से बड़ा प्रेम था, तो उस आपातकाल में तो उसको यहाँ रहना चाहिए था। और दूसरा, जब इंदिरा गांधी हारी थी, तब इसने अपने बच्चों को लेकर इसने इटली के दूतावास में शरण ली थी। उस समय इटली की नागरिक भी थी। तो पहले तो सोनिया गांधी ये बता कि इसको 15 साल क्यों लगे थे, तो इससे समझ में आता कि इनका कोई भारत से प्रेम नहीं था। और वही कारण है कि चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, या उनके बेटी दामाद, उनका भारत से कोई लेना देना नहीं। राजनीतिक उल्लू सीधा करना, और इस देश एक भावनात्मक देश है, बड़ी नेहरू, इंदिरा और राजीव सबके तब से चला आ रहा है। तो एक वर्ग है जो इनका समर्थन करता है, लेकिन अब वो धीरे धीरे स्थितियां बदल रही हैं, और स्थितियां बदल नहीं रही, स्थितियां बहुत ज्यादा बदल चुकी। कि 1989 तक 400 से ज्यादा सीटें लेकर राज करने वाली कांग्रेस आज 45 और 55 सीटों पर सिमटी हुई है। तो 10 गुना तो अंतर आ चुका है। अब ये जो बचा खुचा है, ये 2024 में खत्म हो जाएगा इनका। और जो दूसरा इनके साथी हैं, चाहे वो उनके लिए मैं राजनीतिक दल तो क्या कहूँ, वो सपा बसपा, बसपा तो नहीं इनके साथ, खैर सपा और आरजेडी हो या दक्षिण की पार्टियां, वो पूरी तरह से वामपंथियों को सबसे बहुत बुद्धिमान और उनका अपने तरह से वैचारिक गुरु मानती हैं। वामपंथियों का पूरा इतिहास है कि जब से उनका गठन हुआ आजादी के पहले से, कि उनकी सारी निष्ठाएं या तो चीन के साथ थी या रूस के साथ थी। पहले केवल रूस के साथ थी, बाद में चीन के साथ। बाद में जब बंटवारा हुआ तो एक चीन के साथ चला गया, एक रूस के साथ चला गया। उनका हिंदुस्तान से लेना देना कभी नहीं रहा। और उनके उनके जो वामपंथी इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा, तो उसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति को बिल्कुल समाप्त करने की पूरी कोशिश की। तो इसका नतीजा है कि आज इनको इंडिया और भारत से देखिए ओंकार जी, मेरा अपना मानना है कि भारत नाम से चिढ़का इनका कारण सिर्फ यही है कि जिस समय अभी तक विदेशों में इंडिया ही लोग कहते थे, चाहे कोई भी देश हो, हम लोग यहाँ भारत का प्रयोग करते थे। जब भारत नाम तो क्यों पड़ा, इस पर पूरी दुनिया में सर्च शुरू होगी। आम आदमी, जो आम नागरिक है, चाहे वो ब्रिटेन का नागरिक हो, चाहे अमेरिका का नागरिक हो, या फ्रांस का नागरिक हो, कि ये भारत नाम कहां से आया। और जब वो भारत नाम की तलाश इस गूगल इंटरनेट के दौर में करेगा, तो वो हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति में जड़ों तक पहुंचेगा। और इससे भारत का जो नाम है, उसका केवल नाम बदलना नहीं है, हमारी संस्कृति का प्रसार पूरे दुनिया में होगा। और इससे से इनको आग लगी हुई है। जैसे इन्होंने पिछले 70 सालों के दौरान घुमा फिरा के हिंदुस्तान के इतिहास को वही मुगल काल, वही ब्रिटिश काल, और उसके बाद कांग्रेस काल, यहीं तक सीमित जो कर दिया था, उसकी धज्जियां उड़ जाएगी केवल एक नाम परिवर्तन से। इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत सही बात आपने कही। आपने सोनिया गांधी के विदेश प्रेम या इटली प्रेम या विदेश मूल की चर्चा की है। इनके बेटे को भी विदेश से कुछ ज्यादा ही लगाव है। हाँ, लंदन की यात्राएं, अमेरिका की यात्राएं, अमेरिका की यात्रा तो ठीक प्रधानमंत्री की यात्रा से एक सप्ताह पहले इन्होंने खत्म की थी, और वहाँ वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, कई जगहों पर इन्होंने यात्राएं करके एक विश्व भ्रमण करने की कोशिश की थी, उस यात्रा को पलीता लगाने की कोशिश की थी। और अब G20 सम्मेलन जब दिल्ली में हो रहा है, तो भी यूरोप की यात्रा पर निकल गए, कई देशों की यात्रा पर निकल गए। और सूचना आ रही है कि कहाँ मीडिया से बात करेंगे, कहाँ सो कॉल्ड सेमिनार को संबोधित करेंगे। ये सब चीजें ये ठीक ऐसे समय पर ही क्यों कर रहे हैं, आपकी समझ में आ रहा है कुछ? नहीं नहीं, पूरी तरह से। एक देखिए, जो G20 का सम्मेलन होने जा रहा है, मेरे ख्याल से आजाद भारत के इतिहास में इससे बड़ा आयोजन नहीं हुआ, इससे बड़ा वैश्विक आयोजन नहीं हुआ। मैं देख जी रहा जी। था, वो भूतपूर्व संपादक हैं चैनल के, जो पकड़े गए थे क्रांतिकारी क्रांतिकारी करते हुए, बाकायदे दलाली करते हुए केजरीवाल की। उन्होंने ट्वीट किया चमचागिरी में कांग्रेस की, कि 1983 में यहाँ गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, इंदिरा गांधी ने कराया था। उसमें 98 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। सही है, मुझको याद है, वो 1983 में हुआ था। लेकिन तो मैंने उनको जवाब लिखा कि ये बताना तुम भूल गए, इसमें आधी बात बताई कि 98 राष्ट्राध्यक्ष तो आए थे,
लेकिन उन 98 में से एक भी ऐसा देश नहीं था जो उस समय दुनिया के ताकतवर 50 देशों में शामिल हो। तो बिल्कुल। वो केवल एक आप भीड़ इकट्ठा किए हुए थे, उनका कोई लेना देना उन देशों को कोई नहीं था। और उसको अब जो है, जो ये 50 आए हैं, इनमें से एक जो है वो सब दुनिया के टॉप 50 ताकतवर देशों में से हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। और वो जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, वो कितना बड़ा पाखंड था, कितना बड़ा धोखा था, कि जब जब पाकिस्तान से हमारे साथ हमारे तनाव हुआ, हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान से, तो वही गुटनिरपेक्ष आंदोलन, उसका 70 से 80% जो देश थे वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे, क्योंकि उसमें सारे मुस्लिम कंट्री इकट्ठा थे, 56-57 जितने थे, वो सब पाकिस्तान के साथ। यहाँ तक कि जो जिसमें बड़ा भाई बहन बने हुए थे एक दूसरे के, इंदिरा गांधी और यासिर अराफात, यासिर फिलिस्तीन से आता अराफात। था यासिर अराफात। वो तो खुलकर उसने कहा, पाकिस्तान की सैनिक मदद करने की बात की थी, उसकी औकात नहीं थी, अन्यथा वो इस हद तक भारत का विरोध करने को तैयार था, वो भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में था। तो वो एक फ्रॉड था। ये जो G20 हो रहा है, ये मैंने कहा कि अब तक के इतिहास में इससे बड़ा राजनीतिक आयोजन नहीं हुआ, कूटनीतिक आयोजन आप कह सकते हैं। और उससे नरेंद्र मोदी का कद पूरी दुनिया में फिर बढ़ेगा, और उस पर प्रहार करने के लिए, उसको चोट पहुंचाने के लिए ये एक एजेंडे के तहत निकला है। और इसके लिए इसने एक बहुत शातिर आदमी को, जो मीडिया का था, एनडीटीवी से, और वो पिछले 2 महीने से वो ओंकार जी विदेश में दौरा कर रहा है, और वही पूरा यूरोप यूनियन के सारे देश, फ्रांस वो होके आया है। तो वो इसके लिए जैसे जमीन तैयार करने गया है, इसका एक इसके गाइड के रूप में गया है कि तुमको कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, और वो अभी सामने आ जाएगा। तो ये करते समय, ये कुकर्म करते समय ये भूल जाते हैं कि ये नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं कर रहा है, ये भारत का विरोध करेंगे, और ये करेगा भी, जाएगा तो वहां इसके बयान आएंगे, आप देख लीजिएगा। ये किसी तरह से इस आयोजन पर मिट्टी डालने की कोशिश इनकी है ये। राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं सतीश जी, वहां वहां का जो एक भारत विरोधी मीडिया है, या वहां भी जो एक वामपंथी माइंडसेट के लोग हैं, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ों को फैलाने की कोशिश करता है। लेकिन हमने ये देखा है, अमेरिका में जब भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा शुरू हुई, तो वो किस लेवल पर चली गई, किस चरम पर चली गई। और व्हाइट हाउस में भी कहते हैं कि ऐसा सम्मान किसी राष्ट्र प्रमुख का अभी तक नहीं हुआ। जब उन्होंने अमेरिका की पार्लियामेंट को संबोधित किया, तो 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन और 75 बार से ज़्यादा बार जो है तालियां बजी। और जब संबोधन समाप्त हुआ, तो हमने देखा कि सीनेट के जो सदस्य थे, वो किस तरीके से उनके साथ सेल्फी ले रहे थे, उनके ऑटोग्राफ ले रहे थे, उनके भाषण की प्रशंसा कर रहे थे। तो वो जो आप अभी एक नारा बता रहे थे कि हवा में उड़ गए, तो ये तो हवा में उड़ जाते हैं जब नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं कहीं। हाँ, देखिए, इनकी कोई स्थिति नहीं है हमारे यहाँ असल में, इनके क्योंकि चर्चा ये उन्हीं की करते हैं। और हमारे चक्कर क्या है कि देखिए, विदेश में जब बात करिए आप, तो अमेरिका की ही बात ले लेते हैं हम लोग। अमेरिकी समाज राजनीतिक रूप से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। वहां पे डेमोक्रेट्स और जो रिपब्लिकन्स हैं, तो वो चुनाव भी जब भी होते हैं, तो कोई अंतर ऐसा नहीं होता कि एक को कोई 80% वोट मिले और दूसरे को 20% मिले। तो उनके समर्थक कह लीजिए, तो अमेरिका दो दो विचारधाराओं में बटा हुआ है अमेरिका। तो वो जो नरेंद्र मोदी के विरोधी और नरेंद्र मोदी के समर्थक, उसमें भी अमेरिका आधा बटा हुआ है। हम उसको इसलिए लेते कि हमारे यहाँ जब भी होता तो वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने छाप दिया, वाशिंगटन पोस्ट ने छाप दिया, क्योंकि वो इनके हित की बात, इन्हीं के मन की बात करते हैं, इनके एजेंडे की बात करते हैं। तो यहाँ पे चर्चा न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट की होती है, ऐसा नहीं कि पूरा अमेरिका यही लिखता है। दर्शकों से कहूंगा कि ये मान के चलिए कि 50% अमेरिका नरेंद्र मोदी का उतना ही सम्मान भी करता है। और उसका एक अभी ताजा उदाहरण सामने आया है। 3-4 दिन पहले जॉर्जिया ने हेरिटेज मंथ ऑफ अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ डिक्लेयर किया है, पूरा अक्टूबर को, क्योंकि उसमें हमारे सारे वृत त्योहार पर्व होते हैं। ये बहुत बड़ा सम्मान है सनातन धर्म का भी और भारत का भी। तो अगर बड़ा सब विरोध हो, सारे अमेरिकी विरोध हो, तो इस तरह का तो कम से कम सम्मान नहीं हो सकता। तो ये क्योंकि हमारे यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो 100% वही है। वो उसमें कहीं वैचारिक लड़ाई या वैचारिक विभाजन नहीं है। वो एक सूत्री कार्यक्रम पर है कि नरेंद्र मोदी विरोध। और ये जो गोदी मीडिया का हल्ला मचाते हैं, ये सिर्फ इसलिए मचाते हैं
ताकि ये जो काम कर रहे हैं उस पर लोगों की निगाह न जाए, उस पर कोई उंगली न उठाए। इसलिए गोदी मीडिया का हल्ला मचाते। गोदी मीडिया नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ पे हिंदुस्तान में एक ही मीडिया है, वो मोदी विरोधी मीडिया है। अन्यथा आज तक ओंकार जी, मैं सारी डिबेट देखता हूँ, दर्शक जरा इसको समझें कि वो जो आता है, मतलब जिसका कोई लेना देना नहीं, उसकी बातचीत से समझ में आ जाता है कि इसको कोई ज्ञान नहीं है समय काल परिस्थितियों का। वो भी बताता है महंगाई बेरोजगारी। अरे तो एक दिन कम से कम ये चैनल जो है, ये एक दिन इस पर बैठ के 1 घंटा करे कार्यक्रम कि वास्तव में महंगाई है कि नहीं है, वास्तव में बेरोजगारी है कि नहीं है। 2014 के आंकड़े क्या थे, 2004 के आंकड़े क्या थे और 2023 के आंकड़े क्या थे, बिल्कुल ला के तथ्य लोगों के सामने रख दें, अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि झूठ क्या है सच क्या है। ये वो काम कभी नहीं करते। वो बैठा लेंगे जिनको कोई ज्ञान नहीं है तथ्यों का, दस्तावेजों का, और वो जो बकेंगे तो वो चलता रहेगा। तो ये एक तरह से ये उन्हीं के एजेंडे पे काम करते हैं। उनको बहुत से लोग ये राष्ट्रवादी चैनल है, ये हिंदू, ये कोई राष्ट्रवादी नहीं है। राष्ट्रवादी हो तो तथ्य सामने रखे कि ये महंगाई की स्थिति ये थी 2014 और 2023, बेरोजगारी की स्थिति ये थी। अब जैसे एक बता दूं ओंकार जी की, एक एक तथ्य ऐसा है कि उसको मैं देखता हूं कभी कोई चैनल नहीं बोलता। ये बेरोजगारी की बात करता हूं कि 2014 तक ईपीएफओ में रेगुलर कंट्रीब्यूशन करने वाले जो लोग थे, उनकी संख्या थी 2 करोड़ 93 या 94 लाख। और आज की तारीख में रेगुलर कंट्रीब्यूशन करने वालों की मैं बात कर रहा हूं, जो हर महीने देते हैं रेगुलर, उनकी वो 2 करोड़ 93 लाख से वो संख्या बढ़कर आज करीब करीब 7.5 करोड़ हो चुकी है। यानी 4.5 करोड़ 10 साल में बढ़े। और 47 में जो संख्या 3.5 करोड़ पहुंची, 2.25 करोड़ पहुंची थी, वो 4 साल में 4.5 करोड़। तो ये बेरोजगारी बढ़ रही है, ये लोगों को लोगों को रोजगार दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। उज्ज्वला योजना से 25-30 करोड़ लोगों को जो स्वरोजगार मिला है, तो ये बेरोजगारी बढ़ रही है कि घट रही है? मगर इस पर कभी बात नहीं करते कि एक आगे लफाजी जो है वो उनको कहनी है कि ऐसा है ऐसा ऐसा है। तो ये यहाँ का इकोसिस्टम जो है वो 100% मोदी विरोधी है। जो कुछ संभाले है वो सोशल मीडिया, मुकार जी आप जैसे लोग ये एक जन जागरण करते रहते, अन्यथा ये नरेंद्र मोदी का शिकार इन्होंने 2019 में ही कर लिया होता, जिस तरह से इन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी का कर दिया था। दर्शक जो नौजवान हो उनको नहीं, लेकिन जो अपने सीनियर सिटीजन देख रहे हैं उनको अच्छे से याद होगा कि 2004 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति को कफन चोर इन्होंने सिद्ध कर दिया था, इसी दिल्ली की मीडिया ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने कफन, शहीदों के कफन में दलाली खा ली। बाद में जो वो तो काम इनका हो गया, बाद उस पूरे प्रकरण की धज्जियां उड़ गई कि सच क्या था। लेकिन तब क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था तो एक तरफा चला परसेप्शन बनाने का धंधा, और उसमें वो पूरी तरह सफल रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नेता की उन्होंने बलि ले ली थी। लेकिन अब जो है, अब सोशल मीडिया बहुत मजबूत है, तो इनकी धज्जियां उड़ जाती हैं, तो वो इकोसिस्टम ठीक से काम नहीं कर पा रहा। बस ये फर्क है। सतीश जी ये बताइए, ये जो हम देख रहे हैं सीधे सीधे संकेत क्या, फैसला ही है अब तो। जो प्रगति मैदान में एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर बना, उसका नाम भारत मंडपम रखा गया है। राष्ट्रपति की तरफ से निमंत्रण पत्र जाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत उस पर लिखा हुआ होता है। गणेश चतुर्थी के दिन नई पार्लियामेंट में एक तरीके से प्रवेश होगा। और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो प्रगति मैदान में भारत मंडपम के आगे शंख की प्रतिकृति, नटराज की एक बहुत ऊंची एक जो है वहां पर प्रतिमा, जिन होटलों में ये विदेशी डिग्निटीज रुकेंगी आकर के, सड़क के दोनों तरफ जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है उसके प्रतीक करके चलें। हालांकि बहुत सारे लोगों को अब उसमें गति आई है। और मैं इसको अगर एक वाक्य में कहूं कि 1893 में एक नरेंद्र ने जो पौधा लगाया था, नरेंद्र के रूप में वटवृक्ष के रूप में देख रहे हैं, तो जो बहुत गहरी जड़ें जमती चली जा रही हैं।
और ये निश्चित बिल्कुल आपका सही आकलन है, सही आपका कहना है कि ये हम एक हिंदू राष्ट्र की तरफ ही बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, इतना समय निकालने के लिए ओशियन नेटवर्क के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। प्रणाम। नमस्कार।